नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे अपन बात करते हैं सांगा के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले मैं उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ा। उत्तराधिकारी के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? भोजराज। सबसे पहले भोजराज पढ़ा। दूसरा उत्तराधिकारी पढ़ा रतन सिंह। दूसरा उत्तराधिकारी रतन सिंह। तीसरा उत्तराधिकारी पढ़ा विक्रमादित्य। और चौथा उत्तराधिकारी आज पढ़ेंगे उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह पढ़े। सबसे पहले पढ़ा मैं सांगा के बाद पढ़ा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद पहले बना सांगा शासक, उसके बाद उदय सिंह, अब बनेगा महाराणा प्रताप शासक बनेगा। अगला शासक महाराणा प्रताप बनेगा। बात करते हैं उदय सिंह के बारे में। टोड ने कहा कि टोड कहता है कि मेवाड़ के इतिहास में यदि उदय सिंह नहीं होता, कि मेवाड़ के इतिहास में यदि उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता। और वही महाराणा प्रताप अपनी तलवार का ठरका लगा के कहते हैं कि मेरे और मेरे दादा के बीच अगर कोई तीसरा व्यक्ति ना होता तो मैं चित्तौड़ पे कभी मुगलों का अधिकार नहीं होने देता। चलो ठीक है, आज बात करते हैं उदय सिंह के बारे में। मेवाड़ में है उदय सिंह। मेवाड़ का अगला शासक आ गया उदय सिंह। उदय सिंह के समय क्या होता है कि इधर से आता है शेरशाह सूरी आता है और मालदेव पर आक्रमण करता है। मालदेव राठौड़ पर कहा जाता है कि सांगा के समय चित्तौड़ बड़ा कमजोर हो गया। सांगा का जो खानवा युद्ध हुआ उसके बाद चित्तौड़ बड़ा कमजोर हो गया। चित्तौड़ के शासक, लेकिन इधर जो मालदेव राठौड़ है ये ताकतवर, यानी राठौड़ों की शक्ति ताकतवर होती गई। जैसे कहा जाता है कि मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके पास 52 युद्धों का विजेता और 58 परगने थे। इसके पास 58 परगने थे मालदेव के पास। इधर से शेरशाह सूरी आता है। शेरशाह मालदेव को भी गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित कर देता है और गिरी सुमेल पर अधिकार कर लेता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी दक्षिण की ओर चित्तौड़ की ओर आगे बढ़ता है तो 8 मील दूर रहता है चित्तौड़ से। तो उदय सिंह को तो पता है कि राणा सांगा के बाद यह मेवाड़ की शक्ति बड़ी कमजोर हो गई है, तो मेरा तो जीतना मुश्किल है कि इधर 52 युद्धों का विजेता कहलाने वाला मालदेव भी हार गया। तो इसने दुर्ग की चाबी सौंप दी शेरशाह को। और शेरशाह ने चित्तौड़ पर कोई क्षति ना पहुंचाते हुए यहाँ मियां अहमद सरवानी को छोड़कर यहाँ चित्तौड़ पर मियां अहमद सरवानी को छोड़कर चला जाता है। और 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के होने के बाद वापस चित्तौड़ पर उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। बात करते हैं चित्तौड़ में उदय सिंह। कौन है चित्तौड़ में उदय सिंह? कि उदय सिंह के पुत्र आता है महाराणा प्रताप के पुत्र और उदय सिंह के पोते का जन्म होता है अमर सिंह नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भंवर अमर सिंह। भंवर क्यों कहा? कि जिसके दादा दादी जिंदा हो उसे भंवर कहा जाता है, जिसके माता पिता जिंदा हो उसे कुंवर कहा जाता है, जिसके परदादा परदादी जिंदा हो उसे तंवर कहा जाता है। ऐसो स्वभाव ये तो मिलता ही कोई नहीं कि जब तंवर जी कहने लगे। ठीक है, भंवर अमर सिंह की खुशी में उदय सिंह जी एकलिंग जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, पोते की खुशी में गए एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहां सभी सरदारों से चर्चा की कि चित्तौड़ तो सुरक्षित नहीं है, चित्तौड़ की जनता को सुरक्षित करने के लिए हमें कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा। तो सरदारों ने कहा, वाह महाराणा जी क्या बात बताई आपने। तो यहाँ पर
एकलिंग मंदिर के दक्षिण की ओर उन्होंने महल बनवाना शुरू कर दिए। उदय सिंह ने महल बनवाना शुरू कर दिए। तो एक दिन क्या होता है कि उदय सिंह घूमते घूमते इधर जाता है, तो एक झाड़ी में एक साधु रहता है। साधु कहता है कि महाराणा आप यहाँ महल मत बनाओ, आप महल यहाँ से थोड़ी दूर बनाओ या झील बना के फिर महल बनाओ। तो साधु के कहने पर इसने एक झील बनाई, उदय सागर झील के बाद इसने उदयपुर शहर की स्थापना की। उदयपुर की स्थापना की 1559 में। 1559 में उदयपुर की स्थापना की और 1559 में ही भंवर अमर सिंह का जन्म होता है। ठीक है, बात करते हैं कि उदय सिंह का एक और पुत्र रहता है, उसका नाम है शक्ति सिंह। दूसरा पुत्र का नाम मिलता है शक्ति सिंह तथा उदय सिंह के बीच में अनबन हो जाती है। बाप और बेटे के बीच में अनबन हो जाती है। इस कारण शक्ति सिंह चला जाता है अकबर के पास। जब ये अकबर के पास जाता है तो अकबर मालवा अभियान पे जा रहा होता है, तो इन दोनों की मुलाकात होती है धौलपुर में। मुलाकात होती है तो अकबर कहता है शक्ति सिंह को कि राजपूताना के सभी रियासत तो मेरे अंडर में आ गई, अब तो केवल मेवाड़ ही बची है। अगर मैं मेवाड़ पे या चित्तौड़ पे आक्रमण करूं तो तुम मेरी क्या सहायता करोगे? तो शक्ति सिंह ने उस समय तो कोई जवाब नहीं, रात को बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचा और कहा कि यदि मैं इसको निमंत्रण दे दिया चित्तौड़ पर आक्रमण करने का, तो जनता समझेगी कि शक्ति सिंह अपने बाप के विरुद्ध लेके आया है अकबर को, कि आपके बाप के विरुद्ध लेकर आया है अकबर को, तो यह तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, ऐसा नहीं करूंगा। तो रातों रात ये फरार हो जाता है और फरार होके आ जाता है चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ आके महाराणा उदय सिंह को बताता है कि अकबर का आक्रमण होने वाला है, अपनी व्यवस्था कर लेना। जैसे ही अकबर को पता चलता है कि शक्ति सिंह फरार हो गया, तो अकबर ने तुरंत ही कहा कि मालवा अभियान कैंसिल, चलो चित्तौड़ की ओर। तो चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाता है अकबर। अब चलो ठीक, बात करते हैं मेसा के पठार पर 620 मीटर ऊंचा चित्तौड़ दुर्ग 620 मीटर ऊंचा है चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ है, इधर से अकबर आएगा तो चित्तौड़ दुर्ग का जो पूर्वी द्वार होता है उसका नाम है सूरजपोल है। सूरजपोल पे है टोडरमल सुजात और कासिम खां की पूर्वी द्वार है। जो सूरजपोल है उस पे है जो व्यक्ति है वो है टोडरमल है, सुजात है, कासिम का है। अकबर को सबसे पहले इन सब से लड़ना पड़ेगा, इसके बाद अंदर आएगा। तो चित्तौड़ में उदय सिंह तुरंत ही एक मीटिंग रखता है कि सभी सरदारों को बुलाया जाए और चर्चा करता है कि चित्तौड़ पर तो अकबर का आक्रमण होने वाला है, तो क्या किया जाए। तो सभी शासक आए चित्तौड़ के सरदार, और उन्होंने कहा कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ बड़ा कमजोर हो गया, उसके बाद बहादुर शाह ने आक्रमण किया, उसके बाद सैन्य शक्ति और भी कमजोर हो गई है, तो अकबर से लड़ने के लिए तो हम तैयार नहीं है, इतने मजबूत नहीं है सैन्य शक्ति हमारी। तो कहा कि क्या किया जाए। तो महाराणा आप अपने परिवार सहित पहाड़ियों में चले जाइए। तो महाराणा कहा कि किसके भरोसे चले जाऊं पहाड़ियों में, चित्तौड़ को किसके भरोसे छोड़ के जाऊं, मैं मेरी मातृभूमि को ऐसे कैसे छोड़ दूं रे। तो यहाँ सरदारों ने कहा कि तुम्हारी मातृभूमि ही मेरी मातृभूमि है, हम एक से बढ़कर एक वीर है। जयमल राठौड़ हो गया, एक से एक बढ़कर वीर है। कल्ला राठौड़ हो गया, फत्ता सिसोदिया हो गया, साईदास हो गया, डोडिया सांडा हो गया। डोडिया सांडा इतना खतरनाक लड़ा कि ये गंभीरी नदी तक चला गया। और इसरदास हो गया कि हम एक से बढ़कर एक वीर है, हमारे भरोसे छोड़ के जाइए चित्तौड़ दुर्ग को और आप अपने परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर चले जाइए पहाड़ियों में। जैसे ही अकबर को पता चला है कि उदय सिंह तो चला गया पहाड़ियों में, तो अकबर ने तुरंत ही एक दल छोड़ा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। हुसैन कुली
हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक दल छोड़ा और उदय सिंह को ढूंढने के लिए निकला। उदय सिंह को ढूंढने के लिए हुसैन कुली खां का दल निकला तो इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो दोनों के उदय सिंह और हुसैन कुली खां के मध्य झटपट होती है। तो उदय सिंह हुसैन कुली खां की अंगुली काट देता है और यह पराजित होकर वापस चला जाता है अकबर के पास। अकबर को बताता है कि उदय सिंह ने तो मेरी अंगुली काट दी है, तो चला जाता है। फिर अकबर आता है स्वयं। अब आएगा अकबर। अकबर आएगा इधर से। अब यह है चित्तौड़, ठीक है। अब अकबर आएगा और यहाँ 8000 राजपूतों को छोड़ के चला जाता है। अब अकबर आएगा, अकबर चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी कर देता है। ये दक्षिण का जो द्वार है उसे कहा जाता है चित्तौड़ी बुर्ज। चित्तौड़ी बुर्ज, चित्तौड़ी बुर्ज कहा जाता है। और चित्तौड़ी बुर्ज पर है आसफ खां। आसफ खां है। चित्तौड़ी बुर्ज पर है आसफ खां। चित्तौड़ की चारों ओर से घेराबंदी, लेकिन अकबर की सेना अंदर नहीं पहुंच रही है क्योंकि धनुषदन सेना का जो नेतृत्व कर रहा है उसका नाम इसर दास है। इसर दास यानी अकबर की सेना को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो अकबर कह रहा है कि करे तो क्या करे। एक बार अकबर और इसरदास की मुलाकात होती है तो अकबर कहता है इसरदास को कि स्वागत है तेरा। तो इसरदास ने कहा कि स्वागत तो तेरा मैं करूंगा, ठीक है। चारों ओर से घेराबंदी की, फिर भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो इन ऐसे ही बड़ी घेराबंदी के बाद इन दोनों के मध्य संधि प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो अकबर के पास जाते हैं जयमल राठौड़ हो गया, साईदास, डोडिया सांडा, यानी मेन सरदार चले गए संधि के लिए। और अकबर के पास पहुंचे कि जो भी तुम्हारी सैन्य खर्चा हुआ उसका हम भुगतान करेंगे, तुम वापस चले जाओ। लेकिन अकबर इस पे अड़ गया कि उदय सिंह ने हुसैन कुली खां की अंगुली काटी थी। उदय सिंह स्वयं आए तो कह दिया सरदारों ने कि उदय सिंह तो नहीं आएगा। तो अकबर ने कहा कि उदय सिंह नहीं आएगा तो संधि कैंसिल कर दो। तो अकबर ने गुस्से में कहा कि तुम सब मारे जाओगे। तो कहा, सरदारों ने कहा कि हमें पता है कि हम सब मारे जाएंगे, लेकिन एक चीज का याद रखना कि हम 8000 राजपूतों में से यदि एक भी जिंदा रह गया तो तुम कभी भी चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे से एक ही गुजारिश है कि तुम चित्तौड़ विजय के बाद हमारा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करना। और कहा जाता है कि अकबर ने सभी लाशों को जलवाया था। जैसे पता चला कि अकबर आक्रमण कर रहा है तो चित्तौड़ के जो बाहर की जनता है 30,000 जनता दुर्ग के अंदर आ गई। 30,000 आ गई। इसका नेतृत्व कर रहा था जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। अब चित्तौड़ की जनसंख्या लगभग 50,000 हो गई, यानी 8,000 राजपूत, उनके बीवी बच्चे, यानी 20,000 तो हो गए चित्तौड़ दुर्ग में और 30,000 बाहर से आ गई, तो जनसंख्या हो गई 50,000। चित्तौड़ दुर्ग की तो व्यवस्था खराब हो गई। अब अकबर को ये दुर्ग जीतना है और ये जीत नहीं पा रहा है। तो अकबर ने क्या सोचा कि इसके बराबर एक टिल्ला खड़ा किया जाए। अकबर ने कहा कि इसके बराबर टिल्ला खड़ा किया जाए। तो कहा कि महाराज क्या पागल हो गए हो कि टिल्ला खड़ा होया करेगी इतना बड़ा, कि टिल्ला खड़ा किया जाए, चाहे मालवा से सेना बुलाई जाए, चाहे गुजरात से बुलाया जाए। और टिल्ला खड़ा कर दिया अकबर ने और इस पर रख दी तोप। इस पर तोप रख दी। अब तोप चलाता, लेकिन एक दो गोले अंदर जाते, गोले अंदर नहीं जा पाते कि चित्तौड़ दुर्ग की जो दीवार है वो बड़ी मजबूत है। एक दो गोले जाते और अकबर ने नियम बना दिया कि 4 घंटे बाद गोला दाग दिया जाए कि अंदर चित्तौड़ में जो भी राजा है, यानी जो भी सरदार है, उनको सोने ना दिया जाए। लेकिन जयमल राठौड़ और कल्ला ने बड़ी और फत्ता ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की रखी थी कि एक भी नुकसान नहीं हुआ अंदर, ठीक है। ये भी इसकी तरकीब फेल हो गई। फिर एक इसका अकबर का एक बूढ़ा सैनिक आता है। अकबर का एक बूढ़ा सैनिक आता है। बूढ़ा सैनिक कहता है कि अकबर तुम चित्तौड़ को मैं कहता हूं जैसे जीत पाओगे। कहा बताओ कैसे जीते। तो कहा कि जैसे बहादुर शाह ने जीता था। बहादुर शाह ने जीता था कि उसने साबात बनवाया था। साबात बनवाए थे, 2 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए। कि साबात क्या होता है? साबात होता है कि एक कमरे जितना होता है बड़ा, उसमें 4 हाथी एक साथ चल सके और उसके ऊपर यदि कोई भी सैनिक भाला लिए खड़ा रहे तो ऊपर दीवार के टच ना हो और ऊपर भैंसे के खाल लगाए जाए ताकि कोई भी धनुषधर सेना का जो नेतृत्व इसरदास करा है कि कोई भी धनुष हमारे सैनिकों के नहीं लगे। लेकिन अबुल फजल कहता है कि साबात बनने में
बनते समय 150 से 250 सैनिक रोज मरते थे। शाहबाद जैसे ही बन के तैयार हुए तो अकबर ने क्या किया कि एक साइड 80 मण बारूद लगाया, एक साइड 120 मण बारूद लगाया और चित्तौड़ की दीवारें तोड़ दी। चित्तौड़ की दीवार तोड़ दी। जैसे ही पता चला कि चित्तौड़ की दीवारें टूट गई तो जयमल राठौड़ आदेश दिया कि साके की तैयारी की जाए। साके की तैयारी की जाए और रानियों ने 16 श्रृंगार किया। और जैसे ही अग्नि की लपटें लग रही थी अंदर तो अकबर ने सोचा कि यह क्या हो रहा है। तो इस अकबर के साथ था भगवानदास। भगवानदास ने प्रणाम किया कि यह तो जौहर की अग्नि है किया। और भगवानदास ने कहा कि अब राजपूत मरने या मारने के लिए निकलेंगे बाहर, दुर्ग के दरवाजे खुलेंगे, तुम अपनी तैयारी कर लो। कि जब राजपूत जीतने की उम्मीद खो देते हैं तो या तो मरने या मारने के लिए निकल जाते। अब दुर्ग के दरवाजे खुलेंगे, तुम अपनी तैयारी कर दो। जैसे ही दुर्ग के दरवाजे खुले, भयंकर युद्ध होता है जिसमें जयमल राठौड़ घायल हो जाता है। तो कल्ला को कहता है कि कल्ला कंधा दे, और कल्ला के हाथ में दो नंगी तलवारें जयमल राठौड़ के हाथ में, और दोनों इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हैं कि अकबर को साक्षात 4 हाथों वाले देवता दिखाई देते, चतुर्भुज देवता दिखाई देते। और अकबर ने तुरंत ही आदेश दिया कि मेरी बंदूक लाई जाए। संग्राम नाम की बंदूक थी, उन्होंने से जयमल राठौड़ को मार दिया, कल्ला को मार दिया और फत्ता सिसोदिया और जयमल के नेतृत्व में केसरिया होता है। और फत्ता की रानी रहती है फूल कवर करती है जौहर। फूल कवर के नेतृत्व में होता है जौहर। लेकिन दूसरे दरवाजे की ओर आता है तो इधर रहता है ईसरदास रहता। तो ईसरदास कहता है अकबर को गुण गराई का अर्थ है कि अकबर स्वागत है तेरा। कभी अकबर ने कहा था ईसरदास को कि स्वागत है तेरा, तो ईसरदास ने कहा कि स्वागत तो तेरा मैं करूंगा। गुण गराई का, और यह भी मारा जाता है। चित्तौड़ में सभी मारे जाते हैं। और 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। इसमें अधिकार करने में अकबर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस कारण अकबर बड़े गुस्से में था, तो इसने 30,000 निर्दोष जनता को मरवा दिया। यह महान अकबर कहलाने वाले के ऊपर यह कलंक है जो अकबर कभी नहीं धो पाया। जैसे ही महाराणा उदय सिंह को पता चला कि जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, फत्ता, साईदास, डोडिया सांडा तो इतना खतरनाक लड़ा कि ये तो गंभीरी नदी तक चला गया। राणा उदय सिंह को पता चला कि ये सभी मारे गए तो राणा उदय सिंह बीमार हो गए। लेकिन राणा उदय सिंह जाते समय इन पर इनकी रानी थी भटियानी, कि भटियानी रानी का ज्यादा प्रभाव था। तो भटियानी रानी के प्रभाव के कारण इन्होंने यहाँ का जो चित्तौड़ का शासक है वो जगमाल को बना दिया। और 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में 1572 में। जगमाल को शासक बना दिया जाता है। जब राजपूती कल्चर में यह होता है कि यदि मेवाड़ में क्या है कि जो भी राजा की मृत्यु होती है, वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसका पुत्र दाह संस्कार में नहीं आता है जो शासक बनेगा। जगमाल नहीं आया था यहाँ दाह संस्कार में। तो किसी ने पूछ लिया कि जगमाल का है, तो किसी ने कहा कि जगमाल को तो राणा जी ने शासक बना दिया। जगमाल ने शासक बना दिया? कैसे बना दिया? जगमाल तो अयोग्य शासक था, जगमाल को कैसे शासक बना दिया? बड़ा बेटा तो प्रताप है, कुंवर प्रताप, कि कुंवर प्रताप बनना चाहिए था शासक, तो जगमाल को कैसे बना दिया? तो ये तुरंत ही पहुंचे कृष्णदास जो चुंडावत था, जो चुंडा का वंशज था, उसके पास पहुंचे कि चूड़ा जी माखो कोई अखो नहीं था घर का माना हस्तक्षेप करवा को। लेकिन आज सोचवा की बात है कि आपने ऊपर शक्तिशाली शासक अकबर बैठे हैं और बिहान का शासक को लड़वाए खातर एक छोटो सी शासक है जो जगमाल है, एक अयोग्य शासक है। तो अकबरी बीबियां भी बैठे हैं और चित्तौड़ की दशा भी खराब है। तो अपन एक प्रतापी शासक की जरूरत है। तो महाराणा प्रताप तो कृष्णदास ने क्या किया कि प्रताप के बांधी तलवार और गोगुंदा में राज्याभिषेक कर दिया। प्रथम बार गोगुंदा में होता है और उसके बाद होता है कुंभलगढ़ में होता है। कुंभलगढ़ में जाते हैं और जगमाल बैठा रहता है गद्दी पर। जगमाल को सरदार बाहर लेके आते हैं और प्रताप बाहर ही रहता है खड़ा, और प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है और प्रताप बन जाता है शासक। जगमाल कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि सभी सरदार प्रताप के साथ थे। ठीक है, अपन बात करेंगे कल महाराणा प्रताप के बारे में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।